हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज के बारे में। ये आप लोगों के साथ मेरी पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम्हें सिलेबस नहीं पता या फिर एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं पता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो आज हम लोग सिर्फ सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके साथ लेने वाली हूँ, कैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, कैसे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, कितना डीप में पढ़ेंगे, हमें सारी बातें करने वाले हैं आज। ओके, लेट्स स्टार्ट। ना अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो 3 पार्ट होते हैं एग्जाम्स के। ये जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो पार्ट ए होता है, उसमें बेसिकली हमारा जितना भी एप्टीट्यूड हो गया, जो मैथ्स से रिलेटेड छोटे छोटे रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। जो पार्ट ए जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से हमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। अब जब हम हाँ, एक तो हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ना हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, कितना मतलब लेवल कैसा आता है। तो लेवल इतना कुछ बड़ा नहीं आता है, बहुत ईजिएस्ट लेवल आता है। और इसमें जो हमें नॉर्मली में पता होना चाहिए वो हमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, जैसे हमारा जो मिसिंग नंबर्स होते हैं वो पता होने चाहिए, हमें ग्राफ्स का आना चाहिए, निकालना है कि अगर ये इतना हाई जा रहा है तो कितना उसका मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम कितना होगा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स हो गई, वर्क वाली प्रॉब्लम्स हो गई, ये छोटे 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 फॉर्मूलेज तुम्हें याद होने चाहिए। और वो मतलब 7 या 8 क्वेश्चंस अगर किसी को नहीं भी पढ़ के गया है उसको भी 7 या 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर कोशिश करनी है कि तुम 10 क्वेश्चंस एटलीस्ट इसमें सही करो, अटेम्प्ट भी करो और सही भी करो। नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है, ठीक है, जितना आता है उतना करो, नेगेटिव मार्किंग पे मत जाओ। ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस के जो नंबर होते हैं, 15 क्वेश्चंस के जो नंबर होते हैं वो एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं, मतलब 30 मार्क्स हो गए। तो अगर तुम 10 क्वेश्चंस भी सही करके आए तो 20 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से पक्के हो जाते हैं। ठीक है। मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड बी। ठीक है। ये जो पार्ट है ये बहुत तुम्हारी बेसिक लेवल पे डिपेंड करता है। बेसिक लेवल मतलब ये नहीं कि तुम्हारे 12th और 11th बेसिस पे डिपेंड करता है, नहीं। जो तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है या फिर मास्टर्स के जो सेमेस्टर्स में पढ़ा है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होता है, मतलब इसमें अगर क्वेश्चन आता है तुम्हें तो तुम्हें एक बार में आ जाएगा, नहीं आएगा तो तुम उसमें मतलब ये तुम्हारी मेमोराइजेशन पे डिपेंड करता है, कि तुम्हारी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि तुम्हें याद है या नहीं है। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तुम्हें सिर्फ चीज़ों को पढ़ना नहीं है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा बहुत भी छोटा बेसिक लेवल उसको याद करके चलना है। ठीक है। याद हो जाती है जब हम रिविजन करते हैं या फिर हम उसको बार बार पढ़ते हैं तो हमें याद हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। तो वही सब करना है। और इस जो पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसे हमें करने होते हैं, वो सिर्फ 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वाले हो गए ये वाले आते हैं, या फिर आरएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम के ऊपर इस पे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत छोटे छोटे लेवल पे आएंगे, जैसे प्लांट से पूछ लिए कि कौन सा हार्मोन क्या करता है ना, इथाइलिन क्या करेगा, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट करेगा। तो ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसमें भी जो मार्क्स मिलते हैं वो एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि 35 क्वेश्चंस में से कितने करने चाहिए, तुम अगर 35 क्वेश्चंस में से अगर तुम 20 क्वेश्चंस भी करके आ गए, सही क्वेश्चंस करके आ गए, तो बहुत इनफ है, क्योंकि 20 मार्क्स ऊपर वाले में हो गए। अगर 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए तो 40 मार्क्स यहाँ के हो गए, तो कितना हो गया टोटल, 60 हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे बोलते हैं पार्ट सी। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से तुम्हें केवल 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब तुम देख रहे हो कि लेवल क्या होगा, कि अगर मैं 75 में से 25 क्वेश्चन चूज करने हैं, उसमें भी हम नहीं कर पाते तो लेवल तो हाई होगा, लेकिन इतना लेवल हाई नहीं होता। एक तो तुम्हारे 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है पार्ट सी का पार्ट। एक तो तुम्हारी नॉलेज पे, सेकंड तुम्हारा वहाँ पे कॉमन सेंस कैसे काम कर रहा है, थर्ड तुम्हारा आई टेस्ट पे। 3 चीज़ों पे काम करेगा। ठीक है। अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम चीज़ें निकाल ही जाओगे। ठीक है। नॉलेज तो होना इम्पोर्टेंट है ही, खैर उसको तो तुम नहीं निकाल सकते हो, वो तो इम्पोर्टेंट है ही।
सेकेंडली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि तुम इसके बाद जेआरएफ क्लियर करने के बाद तुम रिसर्च में जाने वाले हो, पीएचडी में जाने वाले हो, कोई कहीं एडमिशन लेने वाला है, तो इस रिसर्च के तुम्हारा माइंडसेट देखा जाता है कि अगर मैं ये वाली लिपिड्स या प्रोटीन्स इसमें डाल रहा हूँ तो क्या बनेगा, अगर मैंने ऑल्टरनेट कर दिया या फिर मैंने चीज़ों को ही ऑल्टर कर दिया तो फिर क्या होगा। तो ये सब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा, तुम्हारा उनके एप्लीकेशंस कैसे तुम्हें अप्लाई करनी है उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंडली कॉमन सेंस, मतलब क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर तुम्हें मिल जाता है, बस तुम्हें देखने की जरूरत होती है कि कहाँ से क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, ठीक है। और बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चंस के आंसर को निकालने के लिए, जैसे जहाँ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा आ रही हैं, मैं तुम्हें बाद में डिटेल में बताऊंगी क्वेश्चंस के साथ में, जैसे जहाँ पे कैन आ गया या फिर मे बी आ गया, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तुम्हें पता है जब हम साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमेशा चांसेस होते हैं, वहाँ हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है चीज़ों की होने की। कुछ ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं, सब कुछ चेंज हो सकता है, वेरिएशंस आ सकते हैं, इवॉल्व होते हैं हम लोग। तो साइंस इवॉल्व होती है हमेशा, साइंस हमेशा वेरिएशन शो करती है, तो कोई चीज़ डेफिनेट नहीं हो सकती है, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं हो सकती है, हर चीज़ क्या होती है, डायनामिक होती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। तो मे बी हो गया, कुड हो गया, कैन हो गया, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउट 90 और 85% चीज़ें सही होती हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वो हमेशा सही होंगी, नहीं, पर कभी कभी गलत भी हो जाती है, लेकिन 85 to 90% वो सही होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चंस में आ गया कि ये डेफिनेटली यही होगा या फिर ओनली दिस पार्ट विल बी ट्रू, ओनली, डेफिनेटली या फिर कोई एग्जैक्टली, मतलब ऐसे वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर चीज़ को ही डिफाइन करें, जो स्टैटिक कंडीशन दिखाएं, जो ऐसी कंडीशन दिखाएं कि नहीं इसी कंडीशन में होगा, वो हमेशा गलत होते हैं। हमेशा नहीं, सॉरी, अबाउट 95% और 90% वो गलत होते हैं, और 5% चांसेस है कि वो भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रख के पार्ट सी को करना पड़ता है, और 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट तुम्हें 20 क्वेश्चन तो करके आने हैं, और 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, इतना बड़ा वो इशू नहीं होता, 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन के इसमें होते हैं 4 मार्क्स, कितने अच्छे मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन पे, तो सोचोगे तुमने 20 क्वेश्चन सही कर दिए तो 20 इंटू 4 80, पहले कितने लगा दिए तुमने 60, तो कितना हो गया 140, तो 140 तुम सेफ साइड पे खेलोगे, तुम्हारा जेआरएफ पक्का पक्का क्लियर होगा फिर, ठीक है। अगर तुम 110 या 120 खेलते रहे तो कभी भी कट ऑफ हाई चली जा सकती है और कभी भी तुम नहीं क्लियर कर पा सकते हो। तो डिपेंड करेगा कि तुमने पार्ट सी कैसे कराई, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, उनसे भी मार्क्स चाहिए, पर नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, ठीक है। चलो सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारी 13 यूनिट्स हैं सिलेबस की। एक हम पर्टिकुलर यूनिट पे बात करने वाले हैं कि मैं तुम्हें क्या पढ़ाने वाली हूँ और हम कैसे कैसे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला आता है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, ठीक है। ये टॉपिक में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो बी सेक्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो ये है केमिकल बॉन्ड्स हो गए या फिर हमारे स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस हो गए, वॉन्डर वॉल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, कोवेलेंट बॉन्ड, ये इतना इंपॉर्टेंट होता था कि इसके क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे हमारा अमाइलोज हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो गया, या फिर लिपिड्स वाली बात हो गई, तो इससे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन एंड केमिकल बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें पीएच, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी थी 11th-12th में, या फिर फिजिक्स अच्छे से पढ़ी थी, उनको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे नॉर्मली इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन इसके क्वेश्चंस अगर तुम्हें आ गए, एक बार तुम्हें समझ आ गए तो तुम क्वेश्चंस कर दोगे। जैसे पीएच निकालना, पीएच पे क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट इज बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस में जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके रेगुलेटर्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे एटीपी होता है इसका नेगेटिव रेगुलेटर है, जबकि एएमपी जो है इसका पॉजिटिव रेगुलेटर है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा इसका पॉजिटिव रेगुलेटर काम कर रहा है, कौन सा नेगेटिव काम कर रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे
ये एक फ्लो चार्ट पूरा मैं लूँगी, उसके बाद तो मैं एक एक चीज़ डिस्कस करूँगी इसके साथ में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका रेगुलेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इसके जो नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं, मतलब जो इनहिबिटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, कि DCMU हो गया हमारा, और हमारा रिसिन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा, जैसे कार्बन मोनोक्साइड भी इनहिबिट करता है, या फिर हमारा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। और तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट इज F, द प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं कोफैक्टर्स पता होने चाहिए, एंड कोएंजाइम्स पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए कि वो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया, या फिर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो गया, उनके ग्राफ्स क्लियर होने चाहिए। और ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये क्लियर होना चाहिए कि हर क्वेश्चन, हर जो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा थोड़ा मोड़ लोगे और तब भी बच्चे नहीं कर पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला करना पड़ेगा। आइसोजाइम्स जैसे हमारे LDH वगैरह हो गए, ठीक है, तो ये आइसोजाइम्स हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, रामाचंद्रन प्लॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी वाला पार्ट, क्योंकि इसमें D अमाइनो एसिड्स के लिए अलग है और L अमाइनो एसिड्स के अलग है, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि D अमाइनो एसिड का कौन सा है, L अमाइनो एसिड का कौन सा है। इसकी पोजीशन पूछते रहते हैं कि अल्फा हेलिक्स कहाँ होगा, बीटा शीट्स कहाँ होंगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये मोटिव एंड फोल्ड्स की बात करें, मोटिव और फोल्ड्स में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हेलिक्स ABZ। इसमें एक तुम्हें सिर्फ फ्लो चार्ट याद करना है अच्छे से कि A और B और Z में क्या डिफरेंस होता है, वो बहुत इनफ होगा, क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज tRNA। tRNA में क्या पढ़ना है, हमें चार्जिंग पढ़नी है, इसको कितने ATP यूज हो रहे हैं वो पढ़ना है। सेकेंड वॉबलिंग हाइपोथेसिस पढ़नी है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट tRNA में। नाउ माइक्रो RNA, माइक्रो RNA में क्या होता है हमारा, माइक्रो RNA हमारा उसमें यूज होगा जब हम बात करेंगे कोई भी RS इनिबिशन वाली बात करेंगे। मतलब क्या होता है, माइक्रो RNA जो होता है हमारा यूज होता है जब हम कोई भी जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को अगर हमें ब्रेक डाउन करना है तो हमारा माइक्रो RNA यूज होता है। तो इसमें थोड़ा बहुत हम बात करने वाले हैं इसकी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम बात करते हैं कि कौन सा साल्वेज पाथवे होगा, डेनोवो पाथवे होगा। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं इस वाले टॉपिक के लिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस और TCA वगैरह। लिपिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये वाइटामिन में क्या इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन में जो B कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस कैसे देते हैं वो लोग, जो वाइटामिन है जैसे B1 कॉम्प्लेक्स है उसको रिलेट करेंगे कोफैक्टर या कोएंजाइम से, तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तुम लोगों ने कल मुझसे रिक्वेस्ट करा था और बोला था कि मैम आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करिए, सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करिए। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला आता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लिपिड बाइलेयर्स। इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिर्फ वही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, क्योंकि वही हमारा एक ऐसा है जो अप्रूव्ड है, जो एक्सेप्टेड है, और तो नहीं इसको ये एक्सेप्टेड। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉर्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉर्ट होती है चीज़ें, कैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा गोल्जी में जाएगा, गोल्जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अगर हमारा लाइसोसोम में जा रही है चीज़ें तो उस पर मैनो-6 फॉस्फेट होना चाहिए, तो प्रॉपर सॉर्टिंग होती है चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज। जैसे सेल वॉल हो गया, हमें पता होना चाहिए बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में, प्लांट्स के सेल वॉल के बारे में, और इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, इम्पॉर्टेंट है कि रेन GTP जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए ये वाली चीज़ें।
और लाइसोसोम में इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारी कौन सी डिजीज हो सकती हैं, अगर हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा बढ़ जाए तो कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, वो इम्पोर्टेंट है इसमें। गोल्जी बॉडी की बात करें तो गोल्जी बॉडी में ऐसे नहीं पूछेगा कितने वेसिकल्स हैं क्या है, नहीं, वो पूछेगा कि जो स्पर्म में जो एक्रोसोम फॉर्मेशन होती है, जो हेड होता है, वो किससे फॉर्मेशन होती है, इसकी गोल्जी बॉडी से होती है, ऐसे से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमारे इंटेग्रिन्स आ जाते हैं, हमारे जितना भी साइटोस्केलेटन है, जो भी हमारा बना हुआ है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, फर्स्ट इज ओपेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेरॉन में याद होगा तुम लोगों को क्या करना होता है कि अगर हमारे पास ग्लूकोज नहीं है तो हम लैक्टोज आएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होगी, लैक्टोज जो लैक्टोज होगा वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। तो ये ओपेरॉन का फंक्शन होता है, ये हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों, इसमें क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि रेट्रो ट्रांसपोजोन्स है, कट एंड पेस्ट वाला है, कॉपी एंड पेस्ट वाला है, डीएनए ट्रांसपोजोन्स है, तो ये क्वेश्चंस पूछता है और ये हमें पता होना चाहिए, तो ये हम कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने वाली हूँ, एक एक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात करेंगे, फिर हम उसके जो चैनल्स वगैरह होते हैं उस पर बात करेंगे, पंप्स पे बात करेंगे, फिर सॉर्टिंग पे बात करेंगे, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल डिवीजन, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इक्वेशनल डिवीजन कैसे होता है, रिडक्शनल डिवीजन कैसा होता है, सीएसआई नेट में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे सीडी केस पे आएगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस पे आएगा, साइक्लिन्स पे आएगा, कौन सी साइक्लिन कहाँ फंक्शन करती है, और कौन किसको इनिबिट करता है, और कौन सी साइक्लिन इंपॉर्टेंट है G2 फेज से M फेज में जाने के लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है एना फेज में जाने के लिए, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में, बहुत सही है ये वाला टॉपिक। कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार, हम इसके बारे में बात करेंगे। ग्रोथ हीट मतलब उसका लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सेल डिवीजन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ये सब। नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस, इसमें तुम्हें क्या करना है, जितना भी रेप्लिकेशन हो गया तुम्हारा, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन सॉर्टिंग हो गई, ये सब तुम्हें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर तुम बात करो तो एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। एंजाइम, तुम सारी एंजाइम्स याद कर लो, तो इसमें कौन सी एंजाइम यूज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट है इसमें रिपेयर मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डीएनए एक्सचेंज रिपेयर हो गया, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर हो गया, फोटो ऑक्सीडेटिव रिपेयर हो गया, तो ये रिपेयर मैकेनिज्म आना बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इस पे कैपिंग, ये कैपिंग हो गया है ना, और पॉलीएडिनाइलेशन हो गया। इनमें सिर्फ ये पता होना चाहिए तुम्हें कि एक तो तुम्हें प्रॉपर प्रोसेस पता होना चाहिए, सेकेंडली इनके फंक्शंस पता होना चाहिए, कैपिंग के बाद क्या क्या फंक्शन हो जाते हैं, कोई एंजाइम इस पर अटैक नहीं कर पाती है ना, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो आरएनए 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, आरएनए 1, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ठीक है, जो सेकंड वाली होती है वो एमआरएनए करेगी, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली जो एक एमेरिटन फंगस होती है, किस पे इफेक्ट कर सकती है, किस पे इफेक्ट नहीं कर सकती, कौन सेंसिटिव है उसके लिए, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, इसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टीआरएनए का चार्जिंग, और उसमें कौन सी कितनी एटीपी यूज हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग, इनिबिटर्स, याद रखना जितने भी फंडामेंटल प्रोसेसेस में इनिबिटर्स हैं वो सारे के सारे याद होने चाहिए। मैं तुम्हें एटलीस्ट 15 इनिबिटर्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, पूरे जो भी प्रोटीन सिंथेसिस को मतलब ट्रांसलेशन को जो इनिबिट करते हैं वो तुम्हें याद ही होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लेवल, इसमें फाजिस वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, फाजिस वाला मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी तुम लोगों को, ये है इम्पॉर्टेंट।
और तो जीन साइलेंसिंग वाला जो mRNA हो गया या फिर pIRNA हो गया, तो siRNA हो गया, तो ये वाला मैं पढ़ाने वाली हूँ तुम्हें, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, ठीक है, ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पैथोजन इंड्यूस्ड डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से, और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मतलब ये वाला देखेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस वैसे नहीं आते कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये किसी चीज़ से रिलेट कर दिए जाते हैं, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस हो गया, तो इन चीज़ों से रिलेट करके पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल सिग्नलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कौन से हॉर्मोन्स, जैसे हमारा एपिनेफ्रिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, वो किससे बाइंड करता है, GPCR से बाइंड करेगा। तो जैसे इंसुलिन हो गया, वो किससे बाइंड करता है, आरटीकेज पाथवे से के थ्रू वो जाता है। तो हमें पर्टिकुलर पाथवे का हमें पता होना चाहिए, कौन सा वो हार्मोन कहाँ बाइंड कर रहा है, कौन सा सिग्नल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मैसेंजर्स हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। रेगुलेशन सिग्नलिंग पाथवेज का, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम, ये हमारे किस में होता है, जैसे हमारा साइटोकाइनिन हो गया, इन सब में हमारे प्लांट टू कंपोनेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारा क्वारम सेंसिंग हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलर कम्युनिकेशन, इसमें बात करें हम लोग, ये भी सेल सिग्नलिंग, सेलुलर कम्युनिकेशन, कैंसर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे यहाँ से। कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेल अडेजन मॉलिक्यूल्स कौन से काम कर रहे हैं यहाँ पे, इंटेग्रिन्स कौन से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में और क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे हेमिडेस्मोसोम्स और हमारे जितनी भी प्रोसेस हैं जो एक दूसरे को अटैच करने में हेल्प करेंगे, फोकल अडेजन मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको और बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। मुझे एक चार्ट बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए जिसमें इन सब के जो फंक्शंस हैं वो सब डिस्क्राइब करूंगी, जिससे तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली हो जाए, तुम्हें सब समझ में भी आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या पूछेंगे, ऑन्कोजीन्स, लॉस ऑफ फंक्शन या फिर गेन ऑफ फंक्शन। ऑब्वियसली ये गेन कर लेता है, एक प्रोटोऑन्कोजीन होता है जिसमें म्यूटेशन होती है, वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं। ये ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, इन्होंने गेन ऑफ फंक्शन करा, मतलब इन्होंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कैंसर फॉर्म करने लग गए। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है इनका। कैसे, ट्यूमर सप्रेसर है, पहले वो सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, अब उन्होंने अपना फंक्शन लॉस कर दिया, मतलब जो फंक्शन कर रहे थे वही खत्म हो गया, तो वो सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और वायरस इंड्यूस्ड कैंसर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी तो ये इम्पोर्टेंट हो गया है काफ़ी क्योंकि ये भी चल रहा है हमारा, क्या बोलते हैं, कोरोना भी चल रहा है, तो जितना भी वायरस से इफेक्टेड चीज़ें हैं आजकल वो पूछने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वायरस से कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, वायरस क्या इंड्यूस करने वाला है, ये सब चीज़ें। अपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अपोप्टोसिस क्यों, अपोप्टोसिस में क्या होता है, कैस्केसेस एंजाइम होते हैं, एक इंटरनल पाथवे होता है, एक एक्सटर्नल पाथवे होता है, ये हमें सब पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इसे पढ़ने में। तो नेक्स्ट है इननेट या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। इननेट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एंटीजेनिसिटी पे आएंगे और इम्यूनोजेनिसिटी में आएंगे। तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी में। एंटीजेनिसिटी मतलब होता है कि जैसे तुम मानो कोई भी चलो चाइनीज़ वाला एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को दिल पे नहीं लेना है, कि वो सब सेम सेम दिखते हैं, ठीक है। अगर कोई फैमिली में कोई और आ गया, उन्हें पता नहीं चला, ठीक है, वो एंटीजन था लेकिन, ठीक है, वो फॉरेन एंटीजन था, फॉरेन मतलब वो किसी और फैमिली से था लेकिन वो इस फैमिली में आ गया, तो वो एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया, तो उसकी एंटीजेनिसिटी हो गई। इम्यूनोजेनिसिटी, जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी चोर आ जाए, फिर कुछ आ जाए और हमारे जो घर वाले हैं उस पर एंटीबॉडी की तरह टूट के पड़े, है ना, उसको मारने के लिए भी भागे, तो वो हो गई हमारी इम्यूनोजेनिसिटी, कि वो कितना इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे आया उसकी ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी थी और जो वहाँ पे गया उनकी उसकी एंटीजेनिसिटी अच्छी थी लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी कम थी उसकी। तो ये जो होंगे वो हम अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज़ को।
सेकेंड है इसमें जो आएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएससी मॉलिक्यूल्स, एमएससी मॉलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ने के, इसके क्वेश्चंस बहुत बार आ रखे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इसमें। एमएससी 1 होता है, एमएससी 2 होता है। एमएससी 1 जो होता है वो टीसी सेल्स को करता है एक्टिवेट। जो एमएससी 2 होता है वो हमारे टी हेल्पर सेल्स पे पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो टी सेल्स होती हैं वो अकेले फंक्शन नहीं कर सकती हैं, उनको कुछ सिग्नल्स चाहिए, मतलब कुछ हेड गियर्स चाहिए कि उसे पता कर सके कि हाँ ये टी सेल्स हैं, एमएससी कैरिंग टी सेल्स हैं, ठीक है। ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोल लाइक रिसेप्टर्स, ये 5 या 6 टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं जिसकी एक टेबल होती है, तो मैं याद करनी चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस आ रखे हैं काफ़ी बार, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप की होती है, ये तुम्हें याद करनी चाहिए कौन कर रहा है, सिर्फ इतना याद करना है कौन कर रहा है, किस पे इफेक्ट कर रहा है, कौन सी एंटीबॉडीज फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, ये याद करना है। एंड वायरल इन्फेक्शंस, अभी तो इम्पोर्टेंट हो गया वायरल इन्फेक्शन। वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन डीएनए वैक्सीन्स हैं, आरएनए वैक्सीन्स हैं और एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स हैं, तो इस सब के बारे में बताना चाहिए क्योंकि वैक्सीन वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये भी मैं ही कराऊंगी तुम्हें। इसमें जो होता है ये इतनी इंटरेस्टिंग, एक तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर तुम कभी पढ़ोगे और तुम अच्छे से पढ़ोगे ना समझ के, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे ये पोटेंसी, कमिटमेंट, इसके तुम्हें डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनका फंक्शन पता होना चाहिए, और तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता इसमें। कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन वाला टॉपिक मैं कराऊंगी तुम्हें अच्छे से। एंड मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट, ये भी कराऊंगी अच्छे से। और तो जब कराएंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी तब सब कुछ कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें जो स्पर्म एग रिकॉग्निशन होता है वो सी अर्चिन का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सी अर्चिन का पता होना चाहिए कि कैसे स्पर्म ने एग को ढूंढा, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सेकेंड, डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स वाला, वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम ब्लास्टुला या फिर गैस्ट्रुला फॉर्मेशन की बात करो तो तुम्हें 2 के पढ़ने, एक को फ्रॉक का पढ़ना है, एक चिक का पढ़ना है, और तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और एक पढ़ना है तुम्हें प्लेसेंटा, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसेंटा। और क्लीवेज, क्लीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीवेज का एक चार्ट है और तुम्हें याद करना है उसको, तो क्लीवेज पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, ये तुम्हें अपने टिप्स पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद ये एम्फीबियंस एंड चिक्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ड्रोसोफिला का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्फीबिया चिक का हम थोड़ा बहुत करेंगे डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट इज ये वाला वल्वा फॉर्मेशन, ये इतना बार क्वेश्चन आया है और सेम रिपीट होता है क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन, बहुत ज़्यादा इजी पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये वाला हम अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। आइलैंड्स इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लिम्ब डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। एंड और तो कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ ये तुम्हें पता, अगर तुम डेवलपमेंटल बायोलॉजी चूज कर रहे हो पढ़ने के लिए तो तुम्हें ये टॉपिक आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एंड, ये इंपॉर्टेंट है, शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फ्लोरल मेरिस्टेम इंपॉर्टेंट है, सेपल्स, पेटल्स, ये वाला पूरा तुम्हारा प्लांट, आई थिंक मैम देखेंगी शायद इसको, तो तुम्हारी प्रियंका मैम। उसके बाद आता है हमारा सेनिसेंस और एजिंग, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एजिंग करा सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सेनिसेंस करा सकते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट पे, ये तुम्हारी मैम कराने वाली हैं। अगर मुझे बाद में मिला टाइम तो मैं भी करा दूंगी कि मैं जोलॉजी डिपार्टमेंट से थी, हमेशा जोलॉजी पढ़ी, तो प्लांट नहीं पढ़ा था कभी, लेकिन जब मैंने ये प्लांट पढ़ा अपने नेट के लिए, मैं मास्टर्स सेकेंड ईयर में थी जब मेरा क्लियर हो गया था, तो प्लांट पढ़ा, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये वाली चीज़ें, इतना पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आया इस चीज़ को, तो ये मैंने कवर कर लिया कि नहीं मुझे प्लांट फिजियोलॉजी भी करनी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस वाला, C3 C4 कैम पाथवे, ये तो इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, सेम वही साइकिल्स होती हैं जो हमारे उसमें जो उसमें होती है, हमारे बायोएनर्जेटिक पाथवेज में होती हैं, वही सेम होती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ATP सिंथेसिस,
ठीक है। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन्स, तुम्हें ऑक्सिन, साइटोकाइन, इथाइलिन, तुम्हें सब पता होना चाहिए, उसके सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। फंक्शंस पे आते हैं, ना तुम्हारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो डाल रहे हैं ना, उस पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कि प्लांट ड्वार्फ ही क्यों रह जाता है, इंटरनोडल इलांगेशन कौन कराता है, और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत इजी भी है इनको याद रखना, सारे हार्मोन्स के फंक्शंस को याद रखना इजी भी है। नेक्स्ट इज सेंसरी फोटोबायोलॉजी। देखो ये जो फाइटोक्रोम्स हैं, क्रिप्टोक्रोम्स हैं, ये फोटोट्रॉपिन्स हैं, ये इतनी बार क्वेश्चंस आता है, इन्हीं पे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आते रहते हैं और तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फाइटोक्रोम्स है, क्रिप्टोक्रोम्स और बहुत ईजी होते हैं, तुमने एक बार पढ़ लिया ना कि क्रिप्टोक्रोम क्या काम कर रहा है, फाइटोक्रोम्स क्या काम कर रहे हैं और कौन से इसमें जीन्स इन्वॉल्व हैं, तो तुम्हारा हो जाएगा इसमें, इतना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है वाला। नेक्स्ट इज सॉलिड पोटेंशियल, सबसे ईजी वाला टॉपिक होता है और क्वेश्चन भी इसी से आ जाते हैं कि जाइलम में कैसे फ्लो करता है, यूनि डायरेक्शनली, फ्लो में बाई डायरेक्शनली करेगा, मल्टी डायरेक्शनली भी कर सकता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और ये वाला कि सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा या फिर एपोप्लास्टिक पाथवे होगा, तो हमें पता है जो सिम्प्लास्टिक होता है उसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप के थ्रू पास हो जाता है, एपोप्लास्टिक पाथवे जो आता है वो एंडोडर्मिस को क्लियर नहीं कर पाता है, लेकिन जो सिम्प्लास्टिक होता है वो क्लियर कर जाता है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे क्वेश्चंस हर बार ही आते हैं। टर्पीन्स, फिनॉल्स एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ये तीनों चीज़ें तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई नो मैं बहुत बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक्स बता रही हूँ कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो भी तुम यूनिट डिसाइड करने वाले हो कि तुम्हें कौन कौन सी पढ़नी है, तो तुम उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो कि तुम किस में कर सकते हो ज़्यादा। तो मैं अभी तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या सिलेबस है, तुम्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अब डिसाइड करना है कि तुम्हें कितनी यूनिट कवर करनी है, 7 या 6, 8 मान लो, 8 यूनिट तो तुम एटलीस्ट कर लो 13 यूनिट्स में से, जिसकी वजह से कोई चांसेस हो ही ना कि तुम कुछ क्लियर ना कर पाओ, ठीक है। 8 यूनिट्स को कवर कर लो, अब वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सी कवर करनी है। मैं तुम्हें जोलॉजी वाला पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, तो अगर तुम्हें जोलॉजी से कुछ करना है तो मेरे साथ कर लेना, प्लांट से करना है तो मैम के साथ कर लेना, तो ऐसे करके तुम चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस फिजियोलॉजी, इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा, जेस्मोनिक एसिड पाथवे वाला हो जाता है कंप्लीट। SAR जो होता है हमारा सेलिसाइक्लेट वाला, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और तो कुछ इतना है नहीं। और ये वाला भी कि हाँ इसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस वाला, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल्स, इसमें क्या क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए अगर तुम बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हो तो। नेक्स्ट इज ECG, ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी बार क्या आते हैं काफ़ी। उसके बाद न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम एक बार जो पंप करेंगे हम लोग या फिर एक्शन पोटेंशियल करेंगे उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रहना चाहिए चीज़, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं यहाँ से, पर लेकिन फिर भी तुम लोग एक बार पढ़ लेना इस चीज़ को, ठीक है। मतलब मैं पढ़ाऊँगी तो ये हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे, वाले टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम लास्ट में करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम पहले उन्हें कवर करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट है, एक्शन पोटेंशियल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़ तो, ठीक है। और विजन में तुम्हारा कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, विजन में क्वेश्चंस आते हैं रोडोप्सिन वाले, अब उन्होंने कहा सेल सिग्नलिंग को तुम्हारे सेंस ऑर्गन से वो कर दिया। रोडोप्सिन जो रात में तुम नहीं देख पाते, तो रोडोप्सिन का कब ओपन सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, कब नहीं होते हैं, तो ये सब चीज़ें रिलेट करके पूछते हैं, ठीक है। तो हम ये उससे करेंगे। सेकेंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ तो मैं एसिड बेस बैलेंस आता है, और ये क्वेश्चन आते हैं इसमें कि हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, हमें पता है कि इसमें एंडोडर्मल लेयर होती है, उसके बाद हमारे बेसमेंट लेयर होती है, ठीक है। और क्या पूछते हैं क्वेश्चंस में, पूछेंगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, PCT में होगा, कहाँ ग्लूकोज से सोडियम का एक्सचेंज होता रहता है, परमेबिलिटी होती है वो DCT में होगी, तो ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। नेक्स्ट इज थर्मोरेगुलेशन,
ये तो आई थिंक तुम्हें पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस, ये दो चीज इसमें एक थोड़ा सा ग्राफ और थोड़ी सी मतलब डिटेल में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसको। ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे, तो ये वाली चीज़ें भी हम कवर करेंगे। स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट फिर भी हम लेके चलेंगे इसको। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंडोक्रिनोलॉजी में क्या आता है, हॉर्मोन्स। ये इसमें से मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कौन कौन से हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं जो अब तक आए हुए हैं। वो हमारा ACTH, थायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन प्रोसेस, मतलब जितने भी ओव्यूलेशन से रिलेटेड हैं, एस्ट्रोजन हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन वाला जो प्रोसेस है ये तो हर बार आ ही जाता है मतलब कैसे भी कैसे करके। इसमें FSH का कहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीक कब आता है ओव्यूलेशन का, किस हार्मोन की वजह से आता है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इसमें तो तुम्हें सारे के सारे जो क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं हमारे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं, तो तुम्हें मैं इस क्वेश्चन से कराने वाले हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो डोमिनेंस एग्रीगेशन ये तो तुम्हें पता ही होगा। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करेंगे, कोडोमिनेंस करेंगे और पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोकॉपी भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम करेंगे और इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। तुमने एक बार सीख लिया ना इसके न्यूमेरिकल्स, तुम कभी नहीं भूलने वाले हो, इतना इंटरेस्ट होता है। हमेशा एक ही टाइप, मतलब उसमें क्वेश्चंस की वो चेंज हो जाएगी, वर्डिंग्स चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस मतलब हमेशा सेम ही तरीके से होगा। बहुत ईजी होता है ये, तुम एक बार कर लोगे तो तुम्हें आ जाएगा चीज़ें। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट जीन्स, मैटरनल इनहेरिटेंस, कि जो भी अगर मदर टू मदर मतलब मदर जो होती है वो अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देती है, फादर से ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन हमें पता होना चाहिए। और पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंट, एक्स रिसेसिव, एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट, ये सारी पता होना चाहिए। ये हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये हम पढ़ के नहीं कर सकते। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तुम्हें ये चीज़ें आएंगी नहीं। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हम इसे क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये भी करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो उसके साथ साथ करते जाएंगे कि कुछ भी जैसे लाइसोम हो गया या फिर हमारा कुछ भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, किस कोई हार्मोन ज़्यादा हो गया तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं है, तो हम वो तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये क्वेश्चंस के थ्रू होगा, इसके फॉर्मुलेज हैं, QTL मैपिंग। ठीक है, म्यूटेशंस जो होते हैं हमारा लीथल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। गेन ऑफ फंक्शन मैंने जिसे बताया था, ऑन्कोजीन का गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तुम्हें कि क्या होता है। ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे हम अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। देखो, अगर मैं टेक्सोनॉमी की बात करूँ तो ये हम लोग मास्टर्स में आके पढ़ते हैं। आई थिंक हम ग्रेजुएशन में टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ते। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा, एक तो तुम्हारा होता है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है स्पीशीज का, ये होगा। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से हो जाएगा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तुम्हें ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। हेप्लोटाइप क्या होता है, लेक्टोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, न्यूओटाइप क्या होता है, ये तुम्हें सब बताऊंगी मैं। ये चारों पे क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन किस पे आते हैं तुम्हारे, इसमें हैबिटेट्स पे आते हैं कि कौन कहाँ रहता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉमन इंडियन बर्ड्स, ये तो हम लोग का एक पूरा चार्ट होगा जिसमें मैं तुम्हें दूंगी, और ये मतलब मैं कभी याद नहीं कर पाई इनको, लेकिन मैं आप लोगों को दूंगी। आई होप आप लोग कर पाओ।
और मतलब इतना कोई टिपिकल नहीं था, और नॉर्मली क्वेश्चंस आते भी नहीं है इससे रिलेटेड। ये जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो तुम्हारे असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट होते हैं ना, और जो भी स्टेट के हो रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से आती हैं चीज़ें, तो तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी सिर्फ इतना पूछेंगे कि इंडेंजर्ड कौन सा है या फिर वनरेबल कौन सा है, तो ये चीज़ें पूछते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज पूछ लेंगे, एक्स सी टू इन सी टू ये वाला पूछ लेंगे। ये वाला जो पार्ट है, रेयर कौन सा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन पैरासाइट एंड पैथोजेंस, तुम्हें पता है अभी जो चाइना में एक ब्यूबोनिक प्लेग भी आ गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्यूबोनिक प्लेग किससे होता है, तो यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। तो हमें ये कॉमन पैरासाइट वाला एक पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी, और बहुत, क्योंकि हम लोग जोलॉजी या बॉटनी वाले होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा पैरासाइट किसको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसकी मैं लिस्ट दूंगी, तुम्हें हो जाएगा ये वाला। तो नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो क्वेश्चंस आता है बायोटिक एनवायरनमेंट, एबायोटिक एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन आते हैं। हैबिटेट एंड निश, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। और कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कैसे दो जो स्पीशीज होती हैं साथ में रह लेती हैं, सेम फूड पे फीड करती है, स्टिल वो अपना एक पर्टिकुलर एरिया डिवाइड कर लेती हैं, फिर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो एक ही जगह रहने लग जाती हैं। तो ये भी हमें अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग इसको। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएम के सिलेक्शन, ठीक है। आरएम के सिलेक्शन में क्या होता है हमारा, कि जो आर होती है, तुम आर को याद रखो। आर छोटा लग रहा है तो मतलब जो छोटे छोटे जैसे ये नहीं होता कि तुम अभी तो बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश में छोटे छोटे कीड़े निकल के आ जाते हैं, फिर एक साथ गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक साथ तो बढ़ती है, उनकी पॉपुलेशन एक साथ खत्म हो जाती है। लेकिन के सिलेक्शन में याद रखो बड़ा बड़ा मतलब ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हम एक साथ तो ऐसे नहीं आते, एक साथ मर नहीं जाते, हम धीरे 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 मतलब हमारा जो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हम ऐसे नहीं होता कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही आएंगे। तो इस चीज़ से याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक पूरी टेबल होगी, हमें पढ़नी पड़ेगी, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अपने से रिलेट करके चलोगे तो चीज़ें ईजी लगेंगी। और तो इम्पोर्टेंट एज स्ट्रक्चर्स पॉपुलेशन इतना ठीक है थोड़ा सा। उसके बाद ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, स्पीशीज इंटरेक्शन वाले कौन से टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन जितने भी हैं हमारे, म्यूचुअलिज्म हो गया, सिम्बायोटिक हो गया, अमेंसिलिज्म हो गया, कमेंसिलिज्म हो गया, ये सब पता होना चाहिए। बहुत सिम्बायोसिस हो गया, ठीक है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। ये तो इसका एक चार्ट होता है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, और एग्जाम्पल्स में अलग अलग से बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसमें आता है तुम्हारा एजेस एंड इकोटोन्स। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, एजेस एंड इकोटोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है कि पायनियर स्पीशीज कौन सी है, और सीरल स्टेजेस कौन सी हैं, ये सब पता होना चाहिए, लाइकेंस वाला ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम इकोलॉजी, इसमें एनर्जी फ्लो। ये मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर एक ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली इसको याद रखना ना कि कैसे कौन सा किस में आएगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। एंड ये टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट ग्राउंडलैंड्स। सो इसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि किसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, किसमें ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो ये सब चीज़ें हम ना उसके थ्रू पढ़ेंगे कि टेरेस्ट्रियल में क्या क्या पाया जाता है, या फिर ट्रॉपिकल रीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, टेम्परेट रीजन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो हम इकोसिस्टम इकोलॉजी इस बेसिस पे करेंगे, और क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे साथ साथ प्रीवियस वाले, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वहीं वहीं क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अप्लाइड इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, और कौन सी गैसेस इन्वॉल्व हैं। अभी तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि स्टायरिन का क्या फंक्शन है, क्योंकि स्टायरिन कहाँ रिलीज हुई, हमारा वाइजेक स्टील वाला जो कांड हुआ, उसमें हमारी कौन सी स्टायरिन गैस थी, जो हमारे एक बेंजीन का एक वो है, आइसोटोप है, आइसोटोप है शायद, या। उसके बाद आता है हमारा कंजर्वेशन बायोलॉजी। और तुम्हें इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमें पूरा ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, जो तो ये हमें पता होना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, ये तो हमें पता होना चाहिए। इसके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, और हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तभी हमें आइडिया रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो हम उसके पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पहले मैं तुम्हें थ्योरी बताऊंगी थोड़ी बहुत, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद तुम्हारा सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन एंड बिहेवियर।
इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे लेमार्क पे, डार्विन पे थोड़ा बहुत, और इस पे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इस वाले को। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चंस क्या आते हैं, एक तो हॉर्स वाला, उसका टाइम स्केल पूरा, ठीक है, ईओसिन में कैसा है, और ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए। प्लिस्टोसिन में कौन सा हॉर्स होता है, और उसके जो फुट होते हैं, मतलब जो टोज होते हैं वो 3 होते हैं पहले, उसके बाद लास्ट में 1 रह जाता है, तो ये पूरा पता होना चाहिए तुम्हें। और इम्पोर्टेंट है इसमें कि तुम्हारे कौन से मास एक्सटिंक्शंस हुए, 5 मास एक्सटिंक्शन हुए, वो सारे याद होने चाहिए किससे हुए। और ह्यूमन का डेवलपमेंट, ठीक है, होमो इरेक्टस कब डेवलप हुए, होमो इरेक्टस का क्या फंक्शन था, और कौन सा केव ड्वेलिंग है ह्यूमंस का, तो ये सब पता होना चाहिए। ह्यूमंस का इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हाँ, कि कब एंजियोस्पर्म आए, कब डोमिनेंट थे, कब जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट थे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत। और जीन डुप्लीकेशन, और हाँ, ये फाइलोजेनी वाला ये इंपॉर्टेंट है। जो इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, जितने भी हम बनाएंगे क्लेडोग्राम वगैरह, उसके थ्रू हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लेडोग्राम से क्वेश्चन आते हैं, पूरा फाइलोजेनी से क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम उसके थ्रू करेंगे, ठीक है। इसके मैकेनिज्म हो गए, हार्डी वीनवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो तुम्हें क्वेश्चंस आ जाएंगे ये वाले। जेनेटिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट है, एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, एडेप्टिव रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ब्रेन बिहेवियर एंड एवोल्यूशन, इसमें किन सिलेक्शन, रेसिप्रिकल ऑल्ट्रिज्म, इसका जो फॉर्मूला होता है ऑल्ट्रिज्म का, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ डाउट ही ना रहे कि कैसे नहीं होना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे नहीं होना, क्योंकि हम एक एक चीज़ कवर करेंगे, एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ कवर करेंगे, और अच्छे से क्वेश्चंस के साथ करेंगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं या फिर तो कि मैं एक दिन जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चंस आए मैं वो कंप्लीट करा दूँ, फिर नेक्स्ट डे जब मैं क्लास लूँ तो 10 मिनट हम लोग सिर्फ उस चीज़ को रिवाइज करें कि हमने कल क्या पढ़ा, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत रिविजन भी हो जाएगा कल वाला, और तुम आगे वाली चीज़ों को भी ढंग से ग्रैब कर पाओगे। तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा चीज़ें करना। मैं और तुम लोगों से बात करूँगी पहले एक बार कि पढ़ाना कैसे है, थोड़ा बहुत कैसे करना है, फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे हम कैसे करने वाले हैं। एंड इम्पॉर्टेंट है पेरेंटल केयर, माइग्रेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और तो कुछ ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इज अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में देखें तो हम लोग इसमें जो आता है वो आता है वैक्सीन्स, टिश्यू एंड सेल कल्चर आता है, कि प्रोटोप्लाज्म कैसे कल्चर होगा, ये सब आ जाएगा। ये क्वेश्चंस, हाँ मतलब आते हैं क्वेश्चंस, ये देखेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे बनाएंगे क्या बनेंगे, नहीं, उसमें क्वेश्चन क्या आएगा, कोई भी कैंसर रिलेटेड जीन डालेंगे, फिर वो कैंसर करेगा कि नहीं करेगा, वो इसके हिसाब से आते हैं, डायग्नोसिस होगी कि नहीं होगी, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट कोई नहीं पूछा जाएगा, सब एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना सीखना पड़ेगा। जब हम पढ़ते हैं, जब हम मास्टर्स में पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, हम चीज़ अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं या फिर हम कोई भी स्ट्रक्चरल जीन पढ़ रहे हैं, तो हम उसको एक जगह नहीं पढ़ सकते। बायोलॉजी में हर चीज़ सब रिलेट करती है, हमें उसको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ भी काम कर रहा है, ये वहाँ भी काम कर रहा है ना, इसका फंक्शन ये भी हो सकता है, अच्छा ये वाला फंक्शन भी है, तो हमें रिलेट करके पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, एक चीज़ से काम नहीं चलने वाला है। अब है कि बायो रेमिडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायो रेमिडिएशन एंड फाइटो रेमिडिएशन। बायो सेंसर्स थोड़ी बहुत पढ़ने पड़ेंगे, हम इसका एक लिस्ट बना देंगे कौन कौन से बायो सेंसर का क्या क्या फंक्शन होता है, उसके थ्रू हो जाएगा हमारा। लास्ट है मेथड्स इन बायोलॉजी। देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ लास्ट वाली यूनिट को, तो तुम बोलोगे मैम इतनी बड़ी है और कैसे याद करेंगे। ये जब हम फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पढ़ते आएंगे, तब हमारे बीच में बहुत सारी टेक्निक्स आने वाली हैं। जैसे अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, तो अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो हम वहाँ पे बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो वो वाली जो हमारी टेक्निक थी वो तो वहीं कंप्लीट हो गई, ठीक है। प्रोटीन्स की बात करेंगे तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करेंगे वहाँ पे, या फिर हम तो जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे अगर हम बात करते हैं फिश वगैरह की, ठीक है, या फिर
जो भी टेक्निक फ्रीज जो फ्रैक्चरिंग होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मैं पढ़ाऊंगी तब हम उसकी बात करेंगे। तो हमारी बहुत सारी टेक्निक हमारी जब हम पढ़ते जाते हैं ना पूरा फर्स्ट टू लास्ट तक, तब हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इतना पर्टिकुलर नहीं होता कि हम इसको पर्टिकुलर ध्यान से पढ़ने वाले हैं, नहीं, ये हमारी पहले से ही कंप्लीट होती आएंगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है, ये आती है क्वेश्चन में। और वेक्टर्स आते हैं, वेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा अलग से, वेक्टर्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे बैक वेक्टर हो गया, यैक वेक्टर हो गया, cDNA लाइब्रेरीज हो गई, ये वाला पढ़ना पड़ेगा, जीन नॉकआउट वाली चीजें। और RFLP, RAPD, AFLP, इसका एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कौन सा कोडोमिनेंट है, कौन सा कोडोमिनेंट नहीं है। तो उसकी बेसिस पे हम इसे कर लेंगे। करने के बाद हम आता है हिस्टोकेमिकल इम्यूनोटेक्निक्स। ठीक है, इसमें जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एलिसा, रिया पढ़ना है, वेस्टर्न ब्लॉट पढ़ना है, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिश इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आता है बायोफिजिकल मेथड, जिसमें हमारा सर्कुलर डाइक्रोइज्म होगा, हमारा NMR होगा, ESR होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बायोफिजिकल मेथड्स, ये T टेस्ट, X टेस्ट, ये बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे कोई भी वो ना रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, तो तुम लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग पहले सिलेबस देख रहे थे कि हमें सिलेबस कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये सब पता करना होगा कि हमें कैसे पढ़नी है चीज़ें। ठीक है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। अब मैं तुम्हें जोलॉजी का कौन सा पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और हम एक एक करके चीज़ें कंप्लीट करेंगे। हम पहले एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में कवर करते आएंगे। जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे तुम मुझे तभी के तभी क्लियर करोगे। और मैंने सोचा है कि हम लोग ऐसा भी करेंगे, हम जब नेक्स्ट क्लास होगी हम उस क्लास में हम जो पहली वाली क्लास का होगा उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे चीज़ें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आए होंगी ये चीज़ें। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चीज़ें, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने तुम्हें सिर्फ डिस्कशन किया था कि सिलेबस कैसा है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा और हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ क्या नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आई होप तुम सबको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जब मैं पढ़ाऊँगी तब हम बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। आई होप तुम लोग को आज समझ आया होगा कि तुम लोगों को कौन सी यूनिट्स डिसाइड करनी है। 13 यूनिट्स में से कौन सी 7 या 8 यूनिट डिसाइड करनी है कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है उसमें से। ठीक है, और ऐसा मत कोशिश करना कि तुम पूरा 13 यूनिट्स पढ़ो। अगर तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है तो तुम ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ये है कि स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, या फिर तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आई होप तुम्हें ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।